देखिए, लॉ हम लोगों ने पढ़ा कल कि लॉ क्या होता है, कैसे लॉस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, अच्छे लॉस क्या हैं, बुरे लॉस क्या हैं। लॉस के साथ रूल्स और रेगुलेशन भी एथिकल गाइडेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एक एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जो अल्टीमेटली हमको एक एथिकल गवर्नेंस देते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर हायरार्की वाइज देखा जाए ना, तो रेगुलेशन सबसे नीचे तबके के माने जाएंगे। देखिए, सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर आता है लॉ। लॉ क्या आपने पढ़ा ना, स्टेट के द्वारा बनाया जाता है। उसके नीचे आते हैं आपके रूल्स, जो स्टेट भी बनाता है, यानी कि सरकार भी बनाती है, कोई आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी बनाता है, कोई आपका कोचिंग सेंटर है वो भी बनाता है, या फिर आप भी अपने घर में बैठे बैठे रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। और रेगुलेशंस क्या है? रेगुलेशन भी जो है कोई भी बना सकता है, बिल्कुल रूल की तरह ही। इसके अलावा दोनों में अगर ये देखा जाए कि कैसे काम कर रहे हैं, अच्छा पहले यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। तो लॉज जो होते हैं वो जिस कंट्री ने बनाए, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश ने कानून बनाया तो वो उत्तर प्रदेश में ही एप्लीकेबल हुआ, भारत सरकार ने कानून बनाया तो वो भारत सरकार पे ही एप्लीकेबल हुआ। लेकिन जो रूल्स बनते हैं वो कहीं भी किसी भी टेरिटरी पे अप्लाई हो सकते हैं। आपने अपने घर में रूल बनाया कोई कि हाँ, हर बच्चा जो है कहीं बाहर निकलते हुए बड़ों से सलाम करेगा, रूल बना दिया आपने। आप अमेरिका चले गए घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, तो वो रूल वहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। और वैसे ही रेगुलेशंस जो होते हैं वो भी हर जगह अप्लाई होते हैं, इसकी कोई टेरिटोरियल लिमिट नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ आया? देखिए, अच्छा छोड़िए, दूसरे तरीके से देखिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस, पहला तो ये होते क्या है ये समझिए। लॉ क्या है? किसी स्टेट ने, किसी सरकार ने या राज्य ने कानून बनाया, वो लॉ है, और वो लीगली इन्फोर्सिबल होता है, उसको कानून की मदद से थोपा जाता है, यानी कि उसका टूटना एक पनिशमेंट लाएगा आपके लिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा सा लॉ से कमज़ोर होते हैं। कहिए कि लॉ पहली रैंक पे है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है दूसरी रैंक पे आएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी बना सकता है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मिनिस्ट्रीज जो होते हैं या कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है, पार्लियामेंट से कानून पास नहीं होता, लेकिन सरकार अपनी मर्जी या अपने फ़ायदे के लिए या देश के ही फ़ायदे के लिए ऑर्डिनेंस पास कर देती है 6 महीने के लिए। और वो ऑर्डिनेंस क्या एक्चुअली में वो रूल है, डेलीगेट जो है लेजिस्लेशन है, और वो रूल या ऑर्डिनेंस एक कानून के तौर पे काम कर रहा होता है, उसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं, रूल रेगुलेशन प्रोविजंस। लेकिन फिर भी ये लॉ से छोटे दर्जे के माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट हो सकता है, ना हो सकता है आगे चल के चेंज हो जाए, और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो लॉ से छोटे कौन हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। और रूल्स एंड रेगुलेशन में भी अगर देखना है तो रूल्स की हायरार्की ऊपर है और रेगुलेशन जो है तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आपका लॉ आएगा, अगर रैंकिंग देखी जाए। अब चलिए यहाँ पे हायरार्की कर देते हैं, 1 2 3। तो पहले पे आपका आ जाएगा लॉ, सेकंड हायरार्की में आपके आएंगे रूल, तीसरे में आएंगे रेगुलेशंस, ठीक है। कौन बनाता है लॉ को? स्टेट बनाता है। रूल रेगुलेशन कौन बना सकता है? स्टेट भी बना सकता है ऑर्डिनेंस के तौर पे,
कोई आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो बना सकते हैं, या फिर एक इंसान भी बना सकता है। जैसे अभी हम बताएं कि आपने कोई रूल बनाया अपनी फैमिली में, या आप कोई कोचिंग चला रहे हैं, आपने वहाँ रूल बना दिया। आप अपने शॉप कोई चला रहे हैं, वहाँ पे आपने वर्कर्स के लिए रूल बना दिए। तो रूल कोई भी बना सकता है, और रेगुलेशंस भी जो है ठीक रूल की तरह ही कोई भी बना सकता है। तीसरी चीज़ जो ये डिफरेंस है तीनों में, वो ये कि लॉ जो है वो जहाँ बना है बस वहीं पे एप्लीकेबल होगा। जिस स्टेट में बना है मान लीजिए उस स्टेट में एप्लीकेबल है वो, जहाँ तक उसकी ज़मीन है। उत्तर प्रदेश में बना तो उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा वो। भारत सरकार ने बनाया तो पूरे भारत में ही लागू होगा। ये नहीं कि बांग्लादेश में भी थोड़ा सा लागू कर दो 5%, नहीं होगा। लेकिन रूल्स या रेगुलेशंस जो है वो कहीं पे भी लागू हो सकते हैं। इसी में एग्जांपल दिए कि अगर आपने अपनी फैमिली के लिए रूल बनाया कि हर बच्चा बाहर निकलने से पहले सलाम करेगा, तो अब अपनी फैमिली में है तो वो रूल फॉलो हो रहा है। कहीं और गए तो वहाँ पे भी फॉलो होगा। देश से बाहर निकल गए, आप जाके कहीं होटल में रह रहे हैं 1 महीना 2 महीना या 1 हफ्ता, तो वहाँ पे भी वो रूल फॉलो हो रहा है। तो रूल्स या रेगुलेशंस में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि बस यहीं लागू होगा, यहीं एप्लीकेबल होगा, जबकि लॉ में ये लिमिटेशन रहती है। ठीक है। दूसरी एक चीज़ ये जो छूटी थी कि चाहे रूल रेगुलेशन हो चाहे लॉ हो कोई, क्या एक सिविल सर्वेंट किसी भी कानून का विरोध कर सकता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। कोई भी सिविल सर्वेंट सरकार ने जो कानून या लॉ पास किए हैं वो डायरेक्टली उसका विरोध नहीं कर सकता। ना ही उसके लिए जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका समर्थन कर सकता है, ना ही उसमें जाके खुद हिस्सा ले सकता है। ऐसी कोई चीज़ कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए जो है उसकी परमिशन नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए कि लॉ आपको पसंद ही ना है, एकदम आपका जो है एकदम कंफर्म है, आप श्योर है कि नहीं सरकार का ये कानून या ये रूल रेगुलेशन गलत है, तो ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या? क्योंकि आपको तो अधिकार ही नहीं है कि आप उसको अपोज करें, उसके खिलाफ कुछ बोलें। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? पहला तो ये कि आप अपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अपने दिल में बात मान के, या फिर जो है एक अपना ओपिनियन बस बना के। जैसे होता है ना कि इस्लाम में है ना कि कोई चीज़ बुरी अगर आप देखो तो उसको रोकने की कोशिश करो, ना रोक पाओ तो कम से कम मन में ही सोच लो कि हाँ ये चीज़ बुरी है। पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर अगर आप उसको रोकना ही चाहते हैं एकदम कि नहीं वो कानून लागू ही ना हो क्योंकि ये लोगों के खिलाफ है, तो उसको बस तब रोक सकते हैं अगर वो जुडिशियल प्रोसेस में है। मान लीजिए कि अगर आपको वो कानून बुरा लग रहा है तो बहुत से लोग को बुरा लगा होगा, और जिनको बुरा लगता है वो पीआईएल दाखिल कर देते हैं या फिर जो है याचिका दायर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो अगर याचिका दायर की गई है और वो कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है, तो उस सुनवाई के दौरान तक आप उस पे जो है स्टे लगा सकते हैं कि वो तब तक लागू ना हो। एक ये चीज़ होती है। ठीक है। इसके अलावा ये कर सकते हैं कि अगर आप सच में कुछ पावरफुल हैं, आपकी जान पहचान में मिनिस्टर लोग हैं, या जिस सरकार ने लागू किया उस सरकार की जान पहचान, मतलब उस सरकार में बैठे कोई मिनिस्टर, कोई नेता अगर आपके दोस्त हैं, जान पहचान है, तो आप उनसे बातचीत करके अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि नहीं नहीं मेरी नज़र में ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ऐसा ऐसा बदलाव की ज़रूरत है, हो सके तो थोड़ा देखिए। एक ये तरीका भी होता है। और कुछ समझना है आपको तो सबसे परफेक्ट तरीका है किसी भी लॉ के बारे में विरोध करने का, वो है आपका रेजिग्नेशन। आप रिजाइन कर दीजिए चुपचाप। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपका ज़मीर आपको काम नहीं करने दे रहा और आप करप्ट नहीं हो सकते, बेईमान नहीं हो सकते, तो सबसे बढ़िया आप अपनी जॉब छोड़िए, अपने ज़मीर के साथ और अपनी ईमानदारी को जिंदा रखते हुए अपना जीवन यापन करिए। ठीक है। कोई दिक्कत, कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब जो मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है कंसाइंस या कॉन्शियंस या फिर ज़मीर, आपके अंदर की आवाज़। टीवी सीरियल अगर आप लोग देखते होंगे तो उसमें दिखाता है हीरो या हीरोइन कोई कुछ फैसला लेने जा रहे होते हैं तो उसके सामने उसकी शक्ल का आदमी खड़ा होगा और उससे बात कर रहा होता है, तो वो उसका ज़मीर एक्चुअली में बात कर रहा होता है।
कि आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं, आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है, ठीक ना। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। आसान भाषा में इसका माना क्या होता है? इनर वॉइस, यानी कि अंदर की आवाज़। हिंदी में बोलते हैं अंतरात्मा। और ये अंतरात्मा या अंदर की आवाज़ नैतिक होती है, अच्छी होती है। अगर आपके सामने ऑप्शन है कि शराब पिए कि ना पिए, अंदर से आवाज़ आ रही कि पी लो। हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है, एक बार जीना है, एक बार मरना है, सब कुछ एक बार मिल रहा है, तो हर चीज़ टेस्ट करके मरो। ये जवाब आया। ये एक्चुअल में ज़मीर नहीं है, ये आपका इड बोल रहा है। आप वक्ती खुशी ढूंढ रहे हैं हर चीज़ में, ये ज़मीर नहीं। ज़मीर जो है जनरली जो कह लीजिए कि मोरल होता है, नैतिक होता है, अच्छाई से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें कुछ और समझना पड़ेगा। वो क्या? वो है सोर्स ऑफ नॉलेज। अपने ज़मीर को, ज़मीर के साथ एक और वर्ड जो है इससे रिलेटेड है, वो है इंट्यूशन। जैसा कि आपको दिखा होगा, इंट्यूशन का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि कोई घटना घटने वाली है, आपको उसके बारे में पहले से ही आभास हो रहा है, एहसास होने वाला है कि अरे नहीं कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं। तो दोनों क्या हैं, उसके लिए हमको ये समझना है सोर्स ऑफ नॉलेज, कहाँ से नॉलेज आ रहा है। अगर आप ज़मीर आपका आवाज़ दे रहा है तो किधर से वो आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही, सवाल उठता है ना। अगर आपको इंट्यूशन हो रहा है कि हाँ एक घटना घटने वाली है वहाँ पे, तो वो कौन इंट्यूशन आपको देके चला गया? नॉलेज कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है। देखिए जनरली जो सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, चाहे किसी केस में हो, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है परसेप्शन, जो कि डायरेक्ट होता है। ये क्या है? आप अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके जो नॉलेज ले रहे हैं वो है आपका परसेप्शन, डायरेक्ट अक्वायरमेंट हो रहा है। अपने हाथ का इस्तेमाल करके, आँख का इस्तेमाल करके, नाक का इस्तेमाल करके, जुबान का इस्तेमाल करके, जो पांचवें इंद्रियां होती है ना, इसका इस्तेमाल करके आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली। आपने देखा कि बारिश हो रही है, आपकी आँख का इस्तेमाल हुआ, परसेप्शन है ये, डायरेक्ट नॉलेज। आपने सूंघा कि हाँ घर में बिरयानी बन रही है, डायरेक्ट नॉलेज। आपने देखा कि कोई किसी को पीट रहा है सामने वहां सड़क पे, डायरेक्ट नॉलेज, परसेप्शन। एक जो सोर्स ऑफ नॉलेज होता है वो होता है इन्फेरेंस। ये होता है इनडायरेक्ट नॉलेज। इनडायरेक्ट नॉलेज क्या है? अज्यूम करिए कि आप सुबह सुबह सो के उठे और आप गली में झांक के देखते हैं तो वहां पे पूरी गली में पानी भरा हुआ है या पूरी गली भीगी हुई है। तो आप उस भीगी हुई गली को देख के तुरंत आपके माइंड में एक बात आएगी कि रात में ज़रूर बारिश हुई है। क्या आपने बारिश को अपनी आंखों से देखा? क्या आपने बारिश को अपने कानों से सुना? या क्या आपने बारिश को सूंघा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपके सामने जो रिजल्ट पड़ा हुआ है, उस रिजल्ट को देख के आपने अपना दिमाग दौड़ाया, आपने अपना माइंड लगाया और आपने फैसला कर लिया कि हाँ बारिश हुई है। ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन ये सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? इनडायरेक्ट है। इसको बोलते हैं इन्फेरेंस। ये दो तरीके का हो सकता है इनडायरेक्ट जो है। एक तो हो सकता है इंडक्शन, दूसरा हो सकता है डिडक्शन, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है? ये कैसा सोर्स ऑफ नॉलेज है? जैसे कि आपने एक, मान लीजिए आप अभी कुछ देखे नहीं है दुनिया में, बाहर आप गए नहीं है, आपने एक भैंस देखी, काली सी, 4 पैर हैं उसके और एक लंबी पूंछ है, पहली बार आपने देखा। तो आपके मन में आया कि हाँ भैंस शायद ऐसी होती है, काली होती है, 4 पैर होते हैं, उसकी एक लंबी पूंछ होती है। सिर्फ पहली बार अभी आपने देखा है, और आगे चलते हैं आप फिर से एक भैंस देखते हैं, सेम वही फीचर, जाहिर सी बात है भैंस भैंस है। और 4-5 जगह जाते हैं, 5-6-10 भैंस आपको दिखती है, और आप एक डिसीजन ले लेते हैं, एक मन में एक जनरल परसेप्शन आ जाता है कि हाँ सारी भैंसें काली होती हैं, उनके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। ये जो नॉलेज एक्वायर करने का तरीका है, इसको बोलते हैं
इंडक्शन, और इसी के अपोजिट होता है डिडक्शन। ठीक है। अब जैसे आप कहिए कि जैसे अशरफुल मखलूकात बोला जाता है ना, इंसान जैसे मान लीजिए इंसान सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं, ये हो गया आपका जनरल परसेप्शन। आपने बोला कि सारे इंसान समझदार होते हैं, और आपने एक को देखा, तंजीला जावेद जी को देख लिया, रमेशा जी को देख लिया, उज़मा जी को देख लिया मान लीजिए, तो आपने बस बोला कि हाँ तंजीला जावेद जो है बहुत समझदार है, या उज़मा बहुत समझदार है। ये आपने क्यों बोला? क्योंकि जनरल परसेप्शन यही है कि सारे समझदार हैं, तो सारे समझदार हैं तो तंजीला भी इंसान है तो वो भी समझदार हो गई, उज़मा इंसान है वो भी समझदार हो गए, नुसरत इंसान है वो भी समझदार हो गई। क्यों? क्योंकि सब समझदार हैं। तो ये इंडक्शन का उल्टा है आपका डिडक्शन। यहाँ पे आप डिडक्ट करते हैं, माइनस में माइनस की चीज़ें। ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ नॉलेज होता है जिससे हम अपने मन में कोई बातें लाते हैं। लेकिन इंट्यूशन ऐसी चीज़ है ना जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, ना इंडक्शन को फॉलो करता है, ना डिडक्शन को फॉलो करता है, ना ही डायरेक्ट नॉलेज या परसेप्शन को फॉलो करता है। तो इंट्यूशन है क्या एक्चुअली में? इंट्यूशन एक तरीके की कह लीजिए फीलिंग है, भावना है। कैसी भावना है? ना आपको परसेप्शन है, ना अपनी पांचों इंद्रियों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही आप जो है डिडक्शन या इंडक्शन से आप पता लगा पा रहे हैं कोई नॉलेज। बस आपको कहीं से अचानक आभास होता है, एक मन में बात आती है कि यहाँ पे ये घटना होने वाली है, और एग्जैक्टली वही घटना होती है। ऐसे बहुत से आपके लोग मिलेंगे जिंदगी में, आपको आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी, कोई लड़का या लड़की या कोई महिला आपको वो देख चुका होता है कि इस रोड पे यहाँ पे इस कलर के कपड़े में इस गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला, और वो एक्चुअली में हो जाता है। अब कुछ लोग जैसे उनको गलत वे में लेते हैं कि काली जबान है, बहुत ही जो है मनहूस है, ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग के इलाके में एक हैं जो बोलते हैं वो चीज़ होती है, तो उसको लोग मनहूस बोलते हैं कि हाँ वो बोला इसीलिए वो एक्सीडेंट होने हुआ क्योंकि उसने बोला था। जबकि एक्चुअली में ये क्या है, काली जबान तो होती नहीं कुछ, कोई ऐसा थोड़ी है कि काली जबान है और बोलने से हो जाए। ये एक्चुअली में इंट्यूशन है कि जो मन में आया वही घटना हुई। सवाल ये उठता है कि वो मन में आया कैसे, उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? तो इसका कोई जवाब है ही नहीं। इसको बस इतना ही कह सकते हैं कि कुछ होने वाला है, ये पता है। कैसे होने वाला है या मतलब कैसे उसको इंफॉर्मेशन मिली, इसका किसी को ना आज तक पता चला, ना इसका कोई जवाब दे पाया। इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं टेलीपैथी भी आप लोगों ने शायद सुना हो। आजकल ये कह लीजिए साइंटिफिक फील्ड है, मशीनें बनाते हैं, उससे आत्माओं का पता लगाते हैं कि आपके आसपास कोई रूह भटक रही है कि नहीं, कोई जिन भूत शैतान है कि नहीं, एहसास उनका लिया जाता है। ठीक है। तो इंट्यूशन क्या है, समझ में आया ना? एक ऐसा नॉलेज है जो आपके पास है, या मतलब किसी किसी के पास होता है, और उसका एग्जैक्ट आपके मन में एक वो होती है कि हाँ ये होने वाला है, छवि होती है, लेकिन उसका सोर्स आपको पता नहीं होता। ये होता है आपका इंट्यूशन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई कुछ बोलेगा? ठीक है। सेकंड चीज क्या हम लोग को पढ़नी है, वो है कॉन्शियंस या कंसाइंस। ये क्या है? इसको लेकर देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही, सब ने अपने अपने हिसाब से मीनिंग निकालने की कोशिश की। आसान भाषा में तो हम लोग कह रहे हैं कि इनर वॉइस है। तो ये इनर इनर वॉइस कहाँ से आ रही, किधर से आ रही? तो अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग दलीलें दी। एक हैं जॉन हेनरी जे एच न्यूमैन। इन्होंने बोला कि जो है ये कुछ नहीं बल्कि एक्चुअली में वॉइस ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान की आवाज़ है, ईश्वर की आवाज़ है। हमारा ज़मीर जो बोल रहा है ना कि ये करो वो मत करो, सही चीज़ें जो हमारा ज़मीर बता रहा है वो एक्चुअली में ऊपर वाला बता रहा है, गॉड बता रहे हैं वो।
और ये क्रिश्चियन वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस हुआ ये बात कि हाँ ईश्वर उस इंसान से कहलवा रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है। तो फिर ये सवाल, इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या आया कि हर इंसान के अंदर अपना अपना एक कंसाइंस का लेवल होता है ना, ज़मीर का अपना अपना एक लेवल होता है। और आपका ज़मीर किसी काम के लिए कोई जवाब दे रहा है तो उसी काम के लिए दूसरे इंसान का ज़मीर सेम जवाब दे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। दो रास्ते आपके सामने हैं, मारूफ शम्स जी के सामने वाली दो रास्ते हैं, ए और बी। उनका ज़मीर बोला कि ए वाले पे जाओ, बगल में रमीशा जी भी खड़ी हैं, उनके सामने भी ए और बी ऑप्शन है, वो उनका ज़मीर बोला कि बी वाले पे जाओ। दोनों के ज़मीर ने अपना अपना एक अलग अलग रास्ता दिया। तो अगर ये वॉइस ऑफ गॉड है तो क्या गॉड अलग अलग लोगों को अलग अलग जवाब क्यों देगा, सेम बात के लिए या सेम प्रॉब्लम के लिए या सेम सवाल के लिए? नहीं है ना, सोचने वाली बात है। तो इनकी इस बात पे ये एक डाउट उठता है। वहीं दूसरे एक हैं फ्रांसिस हचिंसन। इन्होंने क्या बोला कि ये एक तरीके का मोरल सेंस है, और उसमें उन्होंने जैसे क्या बोला कि इंसान पैदा हुआ, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बहुत सी चीज़ें देख रहा है, सीख रहा है, और सही गलत भी उसमें पहचान रहा है। माँ बाप भी बता रहे हैं और जाके बाहर खेल रहा है तो वहाँ पे भी देख रहा है। तो बेसिकली सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, उसी प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर ये समझ डेवलप हो जाती है और उसके अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि ज़मीर होता है उसका। इन्होंने क्या बोला, इनडायरेक्टली इन्होंने बोला मोरल सेंस यानी कि सोशलाइजेशन। ठीक ना। इसी में जो है एक एस्थेटिक सेंस की भी बात हुई। एस्थेटिक सेंस क्या होता है, जैसे आपने कोई बहुत खूबसूरत चीज़ देखी, जैसे आपने बहुत प्यारी सी पेंटिंग देखी, या फिर आप किसी नेचुरल प्लेस पे गए घूमने, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ और झरना देखा, उस वक्त आपके अंदर एक फीलिंग आती है। वो फीलिंग आपने ना किसी किताब से सीखी, ना आपने किसी को बताया कि देखो पहाड़ देखना तो फिर तुम ऐसा फील करना, इस तरीके से रिएक्ट करना, और कोई खूबसूरत पेंटिंग देखना तो इस तरीके से रिएक्ट करना। कोई बताता है आपको? नहीं बताता। अपने आप एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक अजीब सी जो है मेस्मराइजिंग फीलिंग आती है। वही एक पहाड़ देख के आप एकदम उछल सकते हैं हो मे बी, और कोई और हो जिसको नेचुरल प्लेसेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो पहाड़ देख के मुंह बना के वापस आ जाए। अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू। ठीक है ना। तो एस्थेटिक सेंस की भी एक इसमें बात बोली गई। वैसे जैसे एस्थेटिक सेंस होता है वैसे ही मन में एक फील आता है, सेंस आता है जो हमें सही जवाब देता है। इसके अलावा तीसरे जो थे वो थे सिगमंड फ्रूड। इन्होंने किसको जिम्मेदार बताया? साइको एनालिसिस की बात इन्होंने की। और साइको एनालिसिस एक्चुअली में कुछ नहीं बल्कि आपका सुपर ईगो है। उन्होंने सुपर ईगो को ही ज़मीर बोला, अंतरात्मा की आवाज़ बोली। उन्होंने कहा कि ये कुछ ना वॉइस ऑफ गॉड है ना मॉरल साइंस थियरी है, बल्कि जो हमारा सुपर ईगो डेवलप हुआ है ना, वही जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे ज़मीर के रूप में दिखाई देता है। और सुपर ईगो क्या है? जब आप वो फैसले लेना शुरू कर देते हैं जिसमें सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं बल्कि आप अपने आसपास के लोगों का, जो लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं उनका भी फ़ायदा आप सोचते हैं। सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि अपनी फैमिली और अपने समाज के लोगों की भी खुशी देखते हैं। सिर्फ अपनी खुशी क्या है? जुआ खेलने का मन है, आपने अपनी खुशी देखी। दूसरों की खुशी क्या है? फैमिली नहीं चाहती कि जुआ खेलना है, आप नहीं खेल रहे हैं, ये है दूसरों की खुशी। और अपने भले का काम भी दोनों। इस तरीके का जब डेवलपमेंट हो तो वही होता है सुपर ईगो। और इसी को फ्रूड ने बोला कि सुपर ईगो ही एक्चुअली में आपका कॉन्शियस है या फिर ज़मीर है। इसमें एक चौथे बंदे थे जिनका नाम था जोसेफ बटलर। इन्होंने बोला कि कॉन्शियस जो है ना साइको एनालिसिस है, ना मोरल सेंस है, ना वॉइस ऑफ गॉड है, बल्कि एक्चुअली में इंट्यूशन है।
इंट्यूशन जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। बोला कि इंट्यूशन ही आपका ज़मीर है, आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, जो कि दो हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा होता है कॉग्निटिव, यानी कि आप प्रॉब्लम को, सवाल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट होता है, वो होता है रेगुलेटरी। आपने उसको समझा, जाना, और उसके हिसाब से आप फैसला करते हैं कि नहीं ये चीज़ मत करो। आप अपने आप को रेगुलेट करते हैं या फिर अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये वाली सही है, इसको करो। तो इन्होंने सारी बात इंट्यूशन पे लाके समेट दी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत है? ठीक। देखिए, कॉन्शियस को देखने के 3 ग्राउंड हो सकते हैं, ठीक है? क्या क्या 3 ग्राउंड हो सकते हैं? पहला तो ये कि आप उसको चेक करें कि वो किस तरीके का कॉन्शियस है, सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं ना जहाँ पे आपका कॉन्शियस हो सकता है उसको करेक्ट बोले, दूसरों के लिए वो करेक्ट ना हो। एक एग्जांपल आपको इसका मिलेगा यूथेनेसिया का। यूथेनेसिया कितने लोग सुने हैं? कोई सुने? सुना है कोई? यूथेनेसिया होता है इच्छा मृत्यु। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने मृत्यु को स्वीकार करने की बात करे या अपने मौत की गुहार लगाए, इसको बोलते हैं यूथेनेसिया। करेक्ट कंसेंस की पहचान ये है कि आप आदर्शों के साथ साथ प्रॉपर तरीके से उसको अप्लाई करने की भी बात सोचते हैं। तो यूथेनेसिया के केस में आप क्या करेंगे? क्या आप, कोई एक मरीज है जो बीमार है, जो कह रहा है कि नहीं हमको मार दो, ऐसे हमको बहुत तकलीफ हो रही है, तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो कहेंगे कि हाँ ठीक है मार देना चाहिए? कौन कौन कहेगा कि मार देना चाहिए? हाथ ऊपर करें। अगर कोई इंसान बहुत बीमार है, वो खुद से कह रहा है कि नहीं अब हमसे नहीं झेला जाएगा, उससे अच्छा हमको कोई जहर का इंजेक्शन दे के या फिर जो भी इलाज चल रहा है उसको बंद करके हमको मार दो ताकि हम सुकून से मर जाएं, तो कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ मार देना चाहिए? हाथ ऊपर करें। मतलब बात मान लेनी चाहिए उनकी मृत्यु की जो इच्छा है। किसी को नहीं लग रहा है? कोई हाथ ऊपर नहीं करे, बताइए। तो ऐसे कंसाइंस, ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज रहेंगे, आप कैसे उसको सही ठहराएंगे? वही दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं। अच्छा 2 लोग उठाए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ पे इसको सही माना जाता है, यूथनेसिया को। कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इसके लिए बहुत बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराएंगी, आपको तो सुविधाएं भी देंगे, पैकेज देंगे कि हाँ बताइए किस तरीके से मरना चाहते हैं आप। गैस में दम घोट के मारना चाहते हैं या बेहोश होकर मरना चाहते हैं, इंजेक्शन लगवा के मरना चाहते हैं, ऐसे भी जगह मिलेंगी। लेकिन हमारे हिसाब से वो सही नहीं है, ठीक है ना? तो कंसाइंस सही है कि नहीं, पहला ग्राउंड उसको अगर चेक करने का यही है कि आप उसको चेक करिए कि आपके आदर्शों के हिसाब से वो सही है, और सही है तो उसको अप्लाई करने का जो है अप्रोप्रिएट तरीका क्या है। तो यूथेनेसिया एक ऐसा केस है ना जिसमें आप सोचिए अपने आदर्श के हिसाब से और फिर उसको अप्लाई करने का तरीका देखिए। हमारे हिसाब से वो आपके लिए क्या है? इनअप्रोप्रिएट है और इस्लाम के हिसाब से जायज़ ही नहीं है। क्यों नहीं जायज़ है? क्योंकि अल्लाह ताला ने दिया है और अल्लाह ताला ने खुद बोला कि तकलीफ दे रहे हैं तो इतनी ही दे रहे हैं कि वो झेल सके, और हद से ज़्यादा भी है तो वो भी उसके भले के लिए है। यहाँ नहीं तो आगे चल के उसका अजर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना? इसके अलावा कुछ और केसेस आपको दिखाई दे सकते हैं यूथेनेसिया की तरह ही। मैरिटल रेप आपने सुना होगा, जो कि एक्चुअली में मोरली देखा जाए तो रॉन्ग है,
लेकिन समाज के हिसाब से वो मोरली एक्सेप्टेड है कि शादी हुई है तो बीवी का तो हक है, वह बीवी का जो है फर्ज है कि वो हस्बैंड की ख्वाहिश को पूरा करे। तो ये किसी के हिसाब से सही हो सकता है, किसी और जो सही बोल रहे हैं वो उनके ज़मीर से ही सही आ रहा है, और जो गलत बोल रहे हैं वो भी उनके ज़मीर से ही सही आ रहा है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोरली सही हैं लेकिन समाज उनको गलत नज़र से देखता है। चाहे वो दहेज को लेके ले सकते हैं सेकंड पर्सपेक्टिव से, या फिर जो है लिव इन रिलेशनशिप ले सकते हैं। तो हमारे हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप क्या है, मोरली रॉन्ग है, लेकिन जो बहुत सो कॉल्ड एडवांस कहते हैं अपने आप को, उनके हिसाब से बिना शादी के लड़का लड़की का एक ही साथ रहना, बच्चे पैदा करना क्या है, सही है, उनकी मर्जी। सेकंड ग्राउंड कि आप देखिए कि आप कितना श्योर हैं, कितना निश्चित हैं। सर्टेनिटी देखी जाती है उसके बेसिस पे। जैसे कि कई ऐसे सवाल होते हैं जहां पे आपके मन में एकदम क्लियर कट आंसर होता है, आपका ज़मीर एकदम क्लियर जवाब दे देता है, हाँ ये चीज़ सही है कर दो, या ये चीज़ गलत है मत करो। शराब के केस में आपका ज़मीर अगर आप पूछें अपने आप से तो तुरंत आपके मन में आएगा कि नहीं गलत है, नहीं पीना है। एक ऐसी सर्टेनिटी है, निश्चितता है आपके मन में। कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे सर्टेनिटी बहुत कम होती है, प्रोबेबल केस होते हैं, शायद वाली बात है। और तीसरे नंबर पे आते हैं डाउटफुल। प्रोबेबल या जो है डाउटफुल, दोनों में ही एक एग्जांपल से समझिए जहां पे इंसान कंफ्यूज है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड ने आपको थप्पड़ मारा, तो फिर क्या आपको भी मार देना चाहिए, ये प्रोबेबल वाली सिचुएशन है। क्या आपको भी मार देना चाहिए? अगले दिन उसने फिर मारा, आपने पहले दिन नहीं मारा थप्पड़ बदले में, दूसरे दिन आप सोचे कि एक दिन फिर ये मार दिया तो रोज ऐसे ही मारता रहेगा तो कब तक चलेगा, हमको भी बदले में मार देना चाहिए। आप अपने ज़मीर से पूछ रहे हैं। ऐसे केस में कई बार हो सकता है कि आप सही फैसला लें और कई बार गलत फैसला लें। और डाउटफुल सिचुएशन क्या है कि रोज थप्पड़ मार रहे हैं, रोज महीने गुजर गए, रोज मारता पीटता है और आप सोच रहे हैं कि हम तलाक ले लें, उससे डिवोर्स ले लें। वहां पे भी आपका ज़मीर जो है डाउटफुल रहेगा, सोचेगा कि नहीं अगर डिवोर्स ले लेंगे तो फिर फ्यूचर का क्या होगा, या फिर डिवोर्स ले लिए तो बच्चे का क्या होगा। एक तरफ ये भी आ रहा है कि नहीं अगर डिवोर्स नहीं लिए तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, हो सकता है कल से बच्चों को भी पीटना शुरू कर दे। ठीक है। तीसरा जो है ग्राउंड, जहाँ पे कंसाइंस इस्तेमाल हो सकता है या उसको चेक किया जा सकता है, वो है कि आपका विजडम कैसा है, आपका नॉलेज लेवल कैसा है। जैसे कि दो कैटेगरीज हो सकती हैं इसमें। पहला ये कि आपका विजडम कम है, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट को हिंदी में बोलते हैं जाहिल, ठीक है। सेकंड कि आप बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एनलाइटेंड, बढ़िया नॉलेज है, बढ़िया विजडम है। पहले हम लोग बात करेंगे इग्नोरेंट की। इग्नोरेंट में भी दो तरीके की इग्नोरेंस हो सकती है, एक होती है विंसिबल इग्नोरेंस और दूसरी इनविंसिबल इग्नोरेंस। विंसिबल इग्नोरेंस क्या है, जब आप कोई भी चीज़ चेंज करने को रेडी हैं। जैसे जैसे हम लोग जिसको जाहिल बोल देते हैं कभी कभी हम लोग, तो वो क्या है, नॉलेज की कमी की वजह से बोलते हैं या किसी चीज़ में समझ नहीं है डेवलप, सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं होती है। इग्नोरेंस या इग्नोरेंट का मतलब वो है जिनको समझ बूझ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। तो दो तरीके के इग्नोरेंट जो है लोग होते हैं। पहले तो ये कि जो आसानी से चेंज के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती ही नहीं है, वो समझ होती ही नहीं है, तो आपने उनको जो बात बोली वो आसानी से मानने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है। दूसरे वो होते हैं इनविंसिबल, जो इग्नोरेंस है उसमें वो लोग होते हैं ना जो चेंज नहीं चाहते हैं, इनका कंसेंस में दिक्कत आती है।
आप उनके सामने कुछ भी बोलिए, वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे। एक ऐसी भी हालत होती है, कैसे कोई बात इंसान अपनी गलत जिद पे अड़ जाता है, बोलते हैं कितना जो है जाहिल है, हालांकि यूज नहीं करना चाहिए वो किसी को भी, तो ऐसे बोल देते हैं क्योंकि वो चेंज करने को रेडी नहीं है, वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे, नहीं हम ही सबसे बेहतर हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, अपनी जाति को लेके या फिर किसी चीज को लेके बोलेंगे, और उसके पीछे दलील मांगा जाएगा तो कहेंगे नहीं बस हैं तो हैं, सुनने को तैयार ही नहीं होते। ये होती है इनविंसिबल इग्नोरेंस। ठीक है, तो जहाँ कंसेंस की बात होगी, यहाँ पे कंसेंस किस वाले केस में मुश्किल होगा, इनविंसिबल इग्नोरेंस में। वहीं दूसरा केस है एनलाइटेंड लोगों का, जिनके पास ज्ञान है, विजडम है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उनके केस में इग्नोर की जो है कंसाइंस के मामले आसान होंगे, आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक नैतिक उत्तर या मोरल आंसर के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो ये था कंसाइंस के बारे में। इसी में कंसाइंस के साथ संबंध भी देखना है हम लोग को, वो संबंध देखना है लॉ से। कॉन्शियंस एंड लॉ, दोनों के बीच में अगर संबंध की बात की जाए तो दोनों के बीच में यही वाला संबंध बनता है। कुछ लॉज ऐसे हैं जो आपके कॉन्शियंस में भी आएंगे, कुछ कॉन्शियंस आपकी ऐसी हैं जो लॉ में भी आएंगी। ऐसी क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो कानूनी तौर पे भी शामिल होंगी और आपके ज़मीर के तौर पे भी? अगर आपसे पूछे कोई कि मर्डर करना कैसा है, आपका ज़मीर क्या जवाब देगा? गलत है। और आपका कानून क्या जवाब देगा? हुआ ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मसले होते हैं, सिचुएशन होती हैं जिसमें आपका लॉ भी गलत मानता है और आपका कॉन्शियंस भी गलत मानता है। अब कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें लॉ उसको सही मान रहा है, आपका कॉन्शियंस गलत मानता है। जैसे हम कहेंगे कि एक लड़का लड़की शादी के बिना साथ रहना चाहते हैं, साथ सोना चाहते हैं, साथ में बच्चे पैदा करना चाहते हैं, आप इसको क्या बोलेंगे, सही कि गलत? क्या बोलेंगे? क्यों कंफ्यूज है, किधर से? जाहिर सी बात है कि आपका कॉन्शियंस क्या बोलेगा एज अ मुस्लिम कि हाँ गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है या भारत का संविधान क्या बोल रहा है, नहीं सही है। ठीक है ना? तो बहुत से ऐसे केसेस मिलेंगे जो आपके कॉन्शियंस के हिसाब से सही हैं, लॉ के हिसाब से गलत। कुछ ऐसे मिलेंगे जो लॉ के हिसाब से सही हैं, कॉन्शियंस के हिसाब से गलत। कुछ ऐसे मिलेंगे जो दोनों में आते हैं। बोलिए क्या कह रही हैं? फांसी? सुसाइड की बात करें या क्या मतलब? हाँ, तो आपका जो पनिशमेंट दी जाती है उसकी बात कर रही हैं? हाँ, तो आपके कंसाइंस के हिसाब से सही है गलत है? हाँ, तो वही चीज़, लेकिन लॉ उसको क्या मान रहा है, सही मान रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आती हैं, तो रिलेशनशिप जो देखा जाए तो वो ऐसा ही बनता है दोनों के बीच में। तो सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी बस यही इतनी है बीच वाली। ठीक है, अगर डिफरेंस देखा जाए दोनों के बीच में, कॉन्शियंस और लॉ के बीच में, तो पहला ये जो कॉन्शियंस होता है ना, वो आपको इंटरनली कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है अंदर से आपकी रूह को। तभी तो अंतरात्मा है, अंदर की आवाज़ है ना? कोई चीज़ आप गलत करने जा रहे हैं तो कंसाइंस क्या बोलता है, नहीं नहीं मत करो, ये गलत चीज़ है। लेकिन लॉ जो है ना, वो एक्सटर्नल मैकेनिज्म है, एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है। आपको मर्डर करना है, मर्डर करने का सोच रहे हैं, जिसका मतलब ज़मीर की बत्तियाँ नहीं है, तभी तो सोचिए आप। यहाँ पे जो डर आएगा मन में वो ज़मीर का नहीं आएगा, बल्कि आप सोचेंगे ठीक है मर्डर करेंगे, हम ये बस करना है कि कैसे हम बचें उससे। या फिर आपके मन में एकदम डर रहेगा कि नहीं मर्डर करेंगे तो हम इतने साल के लिए उम्र कैद, या फिर उम्र कैद हो जाएगी हमको, फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो दोनों समाज के लिए ज़रूरी हैं,
कंसायंस जो है हमको इंटरनली रोकता है गलत काम करने से, अंदर से, अपने आप से ही, अपने आप को। और लॉज जो होते हैं, कानून जो होते हैं, वो एक्सटर्नली हमको रोकते हैं डर दिखा के। ठीक है, डर कैसा दिखाते हैं जो लॉ होते हैं? वो डर दिखाते हैं आपको पनिशमेंट का, कि देखो तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये पनिशमेंट मिलेगी, फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे, मत करना, ये मर्डर मत करना, किडनैपिंग मत करना। और वहीं आपका कंसायंस जो है वो आपको कैसा डर दिखाएगा? वो आपको गिल्ट का डर दिखाएगा, क्योंकि गिल्ट आएगा आपके मन में, आपने अपने ज़मीर के खिलाफ जाके काम किया, आपने दोस्त के बहकावे में आके कहा, दोस्त जो है रोज़ कॉलेज जाता है या जाती है, वहाँ जाके सिगरेट पीती है, आप उसके बहकावे में आके पी ली, एकदम रिक्वेस्ट कर रही थी या कर रहा था, उसके बाद पहली बार आपने ये गलत काम किया, आपको भर भर के गिल्ट आएगा। तो गिल्ट जो होता है बड़ी बुरी चीज़ होती है, जब तक कि दिल हल्का ना हो जाए चैन नहीं मिलता। तो कॉन्शियंस को जारी रखने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए आपका गिल्ट एक फियर के तौर पे काम करता है और आप बुरे काम करने से बचते हैं। और एक बार में, दो बार में, तीन बार में सुन लेना चाहिए कॉन्शियंस को। अगर आप उससे ज़्यादा अवॉइड कर देंगे ना, तो आपको गलत चीज़ करने में कोई भी डर नहीं रहेगा। पहली बार आपने सिगरेट पिया, चोरी चुप के, घर से छुप के, क्लास बंक करके, आपके मन में डर आया, गिल्ट भी हुआ, शायद आप रो भी दिए। दूसरी बार आपने पिया, थोड़ा सा गिल्ट हुआ, तीसरी बार पिया, गिल्ट और कम हो गया, चौथी पांचवी बार में आपका गिल्ट जीरो हो गया, आप वो चीज़ करने के आदी हो गए, ना आपको फैमिली का ख्याल आ रहा है, ना पढ़ाई का ख्याल आ रहा है। तो गिल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी कद्र करनी चाहिए ज़िंदगी में, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड की, अपने पार्टनर की करते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो लॉ होता है इसकी एक लिमिट होती है, टेरिटोरियल लिमिट होती है। जैसे अभी हम बताए थोड़ी देर पहले कि कानून जहां बना है वहीं एप्लीकेबल है। भारत सरकार ने कानून बनाया कि जो है हलाल जो है सर्टिफिकेट, यूपी सरकार ने मान लीजिए बना दिया कि हलाल सर्टिफिकेट जो है अलाउ नहीं रहेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हो उस पर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, लिखा नहीं होना चाहिए हलाल है खैर। तो कानून यहाँ बन गया बस, लेकिन आपका ज़मीर तो आवाज़ देता है ना हलाल हराम वाला। तो आप यूपी में रहें या यूपी से बाहर चले जाएं, वो आप हलाल हराम वहाँ पे भी सोचेंगे, आपका ज़मीर चूज़ करने में मदद करेगा। या फिर भारत सरकार ने काऊ जो है स्लॉटरिंग पे बैन लगाया, गौ हत्या पे, गाय काटने पे, खाने पे, और आप फील करते हैं कि गाय नहीं खानी चाहिए और बैन भी लगाए। लेकिन भारत से बाहर आप गए, पाकिस्तान गए, वहाँ पे बैन नहीं है। तो इसका ये मतलब, अगर आप भारत में भी फील कर रहे थे, आपका कंसायंस भी कह रहा था, कानून भी था, तो जब पाकिस्तान आप जाएंगे ना, तो वहाँ भले ही बैन नहीं है, गोश्त मिल रहा है, फिर भी आपका ज़मीर वहाँ भी काम करेगा और आप हो सकता है कि ना खाएं वहाँ। तो ज़मीर जो है या कंसायंस जो है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ज्योग्राफिकल या टेरिटोरियल लिमिट नहीं है, और लॉ के लिए लिमिट होती है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? कोई दिक्कत है? ठीक। सवाल एक ये भी उठता है कि कैसे अपने ज़मीर को सुने, अपने अंतर की जो है अंतरात्मा की आवाज़ कैसे आप सुने, क्या उसके मेथड्स हैं, क्या उसके तरीके हैं? जब भी ऐसी सिचुएशन है, सबसे पहली चीज़ एक ये कि चूंकि आपका ज़मीर क्या है, इंटरनल है ना, आपके अंदर की आवाज़ है, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को जो है रोकना चाहिए। बाहरी जो भी आपके ऊपर प्रभाव आ रहा है उसको क्या करें, रोकने की कोशिश करें। बाहरी प्रभाव में आप लिप्त रहेंगे, डूबे रहेंगे, तो आपके अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अंदर से, दिल से सोचने के लिए रात सबसे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है वहाँ पे, आप बिंदास अच्छे से सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं उसमें। तो बहरहाल यहाँ ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप अपने कॉन्शियंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो भी बाहरी आवाज़ें हैं, बाहरी प्रभाव हैं, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सॉलिट्यूड को अपनाना चाहिए। सॉलिट्यूड क्या है? एक तरीके का ये भी अकेलापन है, लेकिन ये तन्हाई वाला नहीं है, दुख में जो अकेले रहते हैं वो नहीं है। सॉलिट्यूड का मतलब अपनी
प्रेजेंस को एंजॉय करना, अपने ही मौजूदगी से खुश होना, उसको सेलिब्रेट करना, अपने आप से बातें करना, खुश रहना। अपनी कमियों को आप खुद से बात करके सुलझाइए, अपनी अच्छाइयों को खुद से अप्रिशिएट करिए, अपने आप से बात करिए, अकेले मिरर में देख के बात करते रहिए, अपने डायरी में अपनी कमियों को, अच्छाइयों को लिखिए। जब इस तरीके से अपने अकेलेपन को ही एंजॉय करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे, तो आपका ज़मीर भी बेहतर होगा, और जिससे आप बातें कर रहे हैं वो अल्टीमेटली भी आपका क्या हो गया, ज़मीर ही। तो ज़मीर सही तरीके से काम करे, उसको बनाए रखने के लिए सॉलिट्यूड भी एक ज़रिया है। और अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, कोई जो है फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। कई सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, उनसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी की बायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बायोग्राफी हैं लोगों की, जिसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, और आप सीखेंगे भी, और बहुत से सवालों के आपके जवाब भी मिल जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होती है आपके ज़मीर के लिए। आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, दिमाग शांत नहीं रहेगा, तो आवाज़ भी आपको अपनी सुनाई नहीं देगी, आप अपनी परेशानी में मुब्तला रहेंगे। तो मेडिटेशन वगैरह करके, एक्सरसाइज वगैरह करके खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रखना भी ज़रूरी है, अगर आप अपने कॉन्शियस का बेहतर इस्तेमाल चाहते हैं तो। अगला जो सवाल उठता है वो ये है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं कॉन्शियस के साथ, क्या क्राइसिस है, क्या दिक्कत है। एक बुक लिखी गई थी, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, 1983 में। इसमें इस चीज़ का जिक्र है। बेसिकली एक स्टोरी है प्रीचर की, क्रिश्चियन प्रीचर थे, फादर कह लीजिए। एक चर्च में वो रहते थे, लेकिन वो अपने और इतना मतलब बढ़िया से काम कर रहे थे वहाँ पे कि एक प्रीचर के तौर पे, एक फादर के तौर पे एकदम इज्जत थी पूरे समाज में। लेकिन फिर भी वो अपने आप में खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो वो काम कर रहे हैं, जो एक धार्मिक काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली में उसके उल्टे हैं अंदर से। जैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस पढ़े ना आपने, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या, एक्चुअली में वो भी एक गिल्ट के फीलिंग ला रहा है, और कहीं ना कहीं कंसाइंस के खिलाफ कुछ हो जा रहा है। एक क्राइसिस क्रिएट होता है, एक बड़ी दर्द वाली फीलिंग आती है। उसी के बारे में इन्होंने ये बात लिखी थी कि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में उसके खिलाफ काम हो रहे होते हैं और इंसान उसमें घुट रहा होता है। तो यही सब पूरी स्टोरी उन्होंने इसमें लिखी थी और इसके प्रॉब्लम्स की बातें की थी। पहली जो प्रॉब्लम है वो ये कि पास्ट में मान लीजिए आपने कुछ गलत किया और आपको उसका रियलाइजेशन हो रहा है, और आप उसको एकदम लेके बैठे हैं, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपका ज़मीर जो है उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपका ज़मीर बार बार रियलाइज़ करवा रहा है कि नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने इतना गलत कैसे किया। समझिए कि आप, होता है ना, कुछ चीज़ें अंदर से नोचते हैं इंसानों को। तो कंसाइंस के साथ, कॉन्शियस के साथ ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ भी पास्ट में गलत हुआ है उसका रियलाइजेशन बार बार होता रहता है, और शांति और सुकून सब गायब हो जाता है। या प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। जो ओवर थिंकर होते हैं फ्यूचर का सोच के भी एकदम परेशानी आई नहीं होती है, उस परेशानी को पहले से ही सोच सोच के, और सोचते सिर्फ सोचते ही नहीं है बल्कि पूरा एक आउटकम भी निकाल लेते हैं अपने आप, इससे भी सुकून चला जाता है। तो चाहे प्रेजेंट की बात हो, चाहे पास्ट की बात हो, या फ्यूचर की बात हो, अगर ऐसे केसेस हैं, कॉन्शियस को लेके आपका इशू है, उससे डील कैसे करें। आपकी पर्सनल लाइफ में कभी भी ऐसा कोई क्राइसिस है तो उसको कैसे सॉल्व करें।
अगर पास्ट की ही बात है, मान लीजिए कोई पास्ट में आपने गलती की है और आपका ज़मीर बार बार कोस रहा है, उस मतलब उसको जो है आपके सामने ला रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, बार बार एकदम घुट घुट के जी रहे हैं, गिल्ट वाली फीलिंग आपको छोड़ नहीं रही है, तो उसका सबसे बढ़िया एक तरीका होता है कि आप उस चीज़ को मान लें। जैसे कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिसके सॉल्यूशन होते हैं, तो जो सॉल्यूशन है उसको आप सॉल्व करिए। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है, आप निकाल रहे हैं उसको और अप्लाई कर रहे हैं। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, आपसे कुछ गलती भी हो गई, पास्ट में हो गई, खत्म हो गई बात, तो ऐसी चीज़ों में, ऐसे केस में आपको वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी है। कुछ गलती हुई है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बात खत्म। कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में, उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, रोज़ वो प्रॉब्लम हो रही है और उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने से क्या होगा, आप उस चीज़ पे को तरजीह देना बंद कर देंगे, ज़्यादा परेशान होना बंद कर देंगे और ज़िंदगी में बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर फोकस करेंगे। दूसरा एक तरीका ये है कि अगर कुछ गलत आपने किसी इंसान के साथ किया है, किसी का दिल दुखाया और उसका गिल्ट है, तो आप सबसे बढ़िया तरीका अपना सकते हैं, आप कन्फेशन। आप जाके उस इंसान के सामने कन्फेस करिए, जो भी जिसका दिल आपने दुखाया है, जिसके साथ आपने गलत किया, उसके सामने जाके आप माफ़ी मांग लीजिए, एकदम सुकून हो जाएगा। एक ये भी तरीका है। या फिर आप उसके सामने जाके नहीं माफ़ी मांग सकते किसी भी वजह से, तो किसी भी मैच्योर आदमी के सामने, जो समझने वाला इंसान है, आपका दोस्त है, आपका पार्टनर है, वाइफ है, हस्बैंड है, भाई बहन जो हैं, उनके सामने बस वो एक बार अपनी बात दिल खोल के रख दीजिए। आप पाएंगे कि आपका वो गिल्ट पास्ट इंसिडेंट के लिए, इतिहास की घटना के लिए जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। जैसे क्रिश्चियनिटी में है, कई बार हम जिक्र किए, कन्फेशन बॉक्स होता है। कितना भी बड़ा क्राइम हुआ, फादर के सामने गए, बॉक्स में उन्होंने अपनी सारी बात खोल के रख दी और दिल एकदम हल्का हो गया। इससे क्या होता है, इंसान को सुकून भी मिला, कंसाइंस का सही इस्तेमाल हुआ, और जो ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें नहीं हैं, आने वाली हैं, या फिर जो भी थोड़ा बहुत है, उस पर इंसान फोकस करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। ठीक है। और यही अगर प्रेजेंट के केस में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई डायलेमा आ जाए, वर्तमान की अगर बात करें तो डायलेमा ही आएगा। जैसे आपने कल डायलेमा पढ़ा, दुविधा, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें, किसी भी चीज़ को लेके डायलेमा हो सकता है। कल कई एग्जाम्पल दिए, तंजिला जी को लेके दिए, रमेशा जी को लेके दिए। अगर ऐसी भी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, तो आप अपने कॉन्साइंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अपने कॉन्साइंस का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, तो अगेन वही चीज़ें जो आपने कल पढ़ी ना डायलेमा में, कि आप पहले अपनी वैल्यूज़ को देखिए और उन वैल्यूज़ की जो है हायरार्की देखिए, ठीक ना, कि कौन सी वैल्यू ऊपर है, कौन सी वैल्यू नीचे रखनी है। अपने अम्मी को तरजीह देनी है या फिर अपने बॉयफ्रेंड को तरजीह देनी है, अपने बाप को तरजीह देनी है या अपनी गर्लफ्रेंड को तरजीह देनी है, फैमिली का प्यार ऊपर है या फिर जो साल भर पहले लड़का या लड़की है उसका प्यार ऊपर है। जाहिर सी बात है, आप जब इस तरीके से सोचेंगे तो आपको एक रास्ता नजर आएगा कि कौन ज़्यादा वक्त तक रहा, किसका प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका प्यार दोबारा मिल सकता है और किसका प्यार दोबारा नहीं मिल सकता। इन सब चीज़ों से एक हायरार्की बनाएंगे और आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर आ रहा है उस चीज़ को आप चूज करिए। ये आपका ज़मीर, जब आपकी वैल्यूज़ क्लियर होंगी ना, तो ज़मीर आपका यही आवाज़ देगा। इसके अलावा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं चीज़ें, एकदम आजू बाजू से, हर तरीके से आप सोचिए। आप ये भी सोचिए कि गर्लफ्रेंड तो और बहुत आ जाएगी ज़िंदगी में, जिससे शादी होनी हो जाएगी इंशाल्लाह। माँ बाप थोड़ी दूसरे आएंगे अगर वो गैरन लेके बैठे हैं या फांसी पे लटकने के लिए बोल रहे हैं। तो अपने इंटरेस्ट को पहचान सकते हैं, बेहतरी क्या है मेरी भी और बाकी 4 लोगों की भी। इस हिसाब से भी अपने कंसाइंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हर चीज़ का सेकंड पर्सपेक्टिव रहता है। सेकंड पर्सपेक्टिव में कभी भी अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, ठीक ना। सामने वाला कोई जिद कर रहा है, मान लीजिए कि आपके भाई हैं, मान लीजिए आप लोग की शादी हो गई, जो गर्ल्स हैं, मान लीजिए मारूफ में यहाँ पे किसी के भाई हैं, रमीशा जी के, ठीक है। अब रमीशा जी की शादी हो गई, मारूफ तो अपने घर ही में रह रहे हैं। अब शादी बाद जो है
जब बंटवारे की बात आई, मारूफ जी कह रहे हैं कि नहीं, बहनों को हिस्सा क्या जरूरत है, अपने हस्बैंड के घर रही, वहां मिलेगा ही। और अमीषा जी जो है 10 किलो का दिल लेके एकदम बड़ा दिल करके कह रहे हैं कि ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता बना रहना चाहिए एकदम। जमीर आपका रमेशा जी का ये आवाज दे रहा है कि नहीं, रिश्ता बना रहे। अरे जमीन में टुकड़ा क्या मतलब है उसका? ठीक है, क्या मतलब है, सही बात है, रिश्ता है, रिश्ता बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपने आप को अंडरमाइन करने की बात है। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। कंसेंस का ऐसा इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए कि सामने वाला सर चढ़ जाए या फिर उसकी गलत चीज़ों को हम बढ़ावा दे दें। जैसे एक वीडियो भेजो ना कि आप इंतकाम लीजिए या माफ़ करिए, किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप, आपका कंसेंस क्या कहेगा? या तो यही कहेगा कि अरे माफ़ कर दो, या फिर ये कहेगा कि नहीं थप्पड़ मारो, उसको एहसास होना दिलाना ज़रूरी है। आप हर बार माफ़ करेंगे अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुन के तो वो भी गलत बात है ना, उसको बढ़ावा दे रहे हैं आप, वो और जाके 4 लोगों को मारेगा। बल्कि अपनी वैल्यू भी रखनी चाहिए, तब ज़मीर आवाज़ देगा कि नहीं ठीक है, पहली बार गलती से उसने मारा, उसको माफ़ कर दो। लेकिन जब वो बार बार यही हरकत करे तो तुम भी बदले में एक मारो, ताकि वो लाइन पे बना रहे, सही से रहे। तो खुद को वैल्यू देना जो है क्या है, बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ एक ये कि जब जब समझना है तो आप एडवाइस ले सकते हैं लोगों से, बड़े बुजुर्गों से एडवाइस ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से एडवाइस ले सकते हैं, दोस्तों से ले सकते हैं, परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनसे भी एडवाइस आप ले सकते हैं, या फिर केस स्टडी भी कर सकते हैं। अब लास्ट जो सवाल बचा है वो है सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से, कि सिविल सर्विसेज में आप कंसाइंस कैसे यूज करें। ठीक ना? तो पहली तो बात यह है कि यूज करने के लिए आपके सामने वैसी सिचुएशन भी आनी चाहिए। तो सिविल सर्वेंट्स के सामने ऐसी कब सिचुएशन आती है? मान लीजिए ऐसे केस हों जहाँ पे आप जिस कास्ट के हैं उसी कास्ट का कोई रेपिस्ट का एक केस आ जाए, आप कंफ्यूज हैं कि क्या करें, आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। कोई ऐसा एक्ट आ गया, जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके समुदाय के खिलाफ, मान लीजिए वो एक्ट है, वो पॉलिसी है, और आप तो विरोध कर नहीं सकते। अब आपका कंसाइंस क्या करेगा कि अरे हम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जॉब में बने रहे हैं या फिर रिजाइन कर दें, है ना? कोई पॉलिटिकल प्रेशर आप पे आ गया, कोई गुंडा जो है पैसे वसूल रहा है और आपको पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्र जो है मुख्यमंत्री का लड़का है वो, या फिर उनकी रिश्तेदारी का है, उधर से प्रेशर आ रहा है, कह रहे नहीं उसके खिलाफ केस दर्ज किए तो तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। आप कंफ्यूज हैं क्या करें? तो सिविल सर्वेंट के सामने ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे वो कोई फैसला नहीं ले पाते और उनका ज़मीर भी कंफ्यूज रहता है कि किधर जाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है, नौकरी छोड़ देना है कोई मजाक नहीं है। जब तक कि आपके पास कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना हो, आपके पास ये है कि हम पीएचडी किए हैं, ठीक है, आईएएस छोड़ के हम जाके कहीं पे लेक्चरर बन जाएंगे, समझ में आता है। कुछ नहीं है मान लीजिए, तो फिर क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है, अपनी फैमिली को बर्बाद नहीं करना चाहेगा कोई भी इंसान। यहाँ तक कि अगर पीएचडी किया उसके सामने स्कोप भी है कि हाँ ठीक है कहीं नौकरी ढूंढ लेंगे, कर लेंगे, तब भी वो 10 बार सोचेगा, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है नौकरी छोड़ना, फिर जाकर शिफ्ट होना, कहीं जॉब करना। 2 महीना, 1 साल, 2 साल हो सकता है झेलना पड़े फैमिली को। तो ऐसे केसेस में क्या करेगा? ऐसे केसेस में वही काम होगा जो कल बताया गया था सिविल सर्वेंट्स का, जब एथिकल डायलेमा पढ़ाया जा रहा था। और वो क्या है, वहाँ भी हायरार्की बनाए, पहले ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, रूल रेगुलेशन में क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें पहले देखें। सीएम ने अगर ऑर्डर दिया कि हाँ उस लड़के का नाम नहीं आना चाहिए, तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा लिखा है, रूल रेगुलेशन में ऐसा लिखा है। आपको पता चलेगा नहीं, नहीं लिखा है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर हम नहीं छोड़ सकते, गलत बात है ये, आप लिखित में दीजिए तब हम मानेंगे, है ना? ज़मीर आपका आवाज़ दे रहा है, आप क्यों, आपने क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सीएम क्या करेगा, बोलेगा लिखित में चाहिए, ठीक है, वो आपका ट्रांसफ़र कर देगा अंडमान निकोबार में या किसी जो है नक्सल एरिया में, फिर आप क्या कर लेंगे? तो ऐसे केस में फाइनली फिर आप अपने जो है अंदर की आवाज़, पर्सनल वाली आवाज़ है, उसको सुन के फैसला ले सकते हैं, और अल्टीमेटली आपको रिज़ाइन ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा तरीका है ऐसे केस में कि आप सीनियर से बात करें, ये भी कल बताया गया था। सीनियर से बात करिए कि क्या आपके सामने ऐसा केस कभी आया था तो आपने कैसे उसको सॉल्व किया था।
कैसे आपकी नौकरी बची रही और आप अपनी ईमानदारी को भी बचाए रखें। तो जो भी उसने प्रोसेस फॉलो किया होगा वो उसका आइडिया देगा। और पुराने ऐसे केसेस हों, प्रेसिडेंट्स हों, उनको पढ़ के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन इसी में है। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं या आईएएस हैं तो कब आपको अपना कॉन्शियस यूज करना है और यूज करने के वक्त आपको क्या क्या ध्यान देना है? पहला, अगर आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर है तभी आप अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल करें। डिस्क्रिशनरी पावर का क्या मतलब है? वो पावर जो आपके पास है, आप आज़ाद हैं अपने आप में फैसले लेने के लिए। ठीक ना, मान लीजिए आप सब ऑर्डिनेट हैं, हवलदार हैं, आईएएस छोड़ दीजिए, हवलदार हैं मान लीजिए, तो क्या आप अपने मनमाने तरीके से फैसले ले लेंगे कि हाँ मेरा ज़मीर ये बोला हमने कर दिया? नहीं। आप मान लीजिए किसी बड़ी पोस्ट पे आईएएस हैं, आपके नीचे जो हैं आप किसी को जवाबदेह नहीं हैं। अब आईएएस क्या है, पूरे ज़िले का एक मालिक है, वो जवाबदेह है ही नहीं किसी को। यहाँ तक कि वो चाहे तो अब उसके ज़िले में उस सीएम भी नहीं घुस सकता, लेकिन अब चूंकि वो तो फॉर्मेलिटी है, करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे रोक देगा? तो अगर डिस्क्रिशनरी पावर है तभी वो अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल करे, ताकि अगर उसके कॉन्शियस ने कुछ गलत हिंट भी दे दिया, उसने गलत फैसला भी ले लिया, तो कुछ खास फर्क ना पड़े उस पे, उसकी जॉब पे या उसकी सिक्योरिटी पे। ठीक है, इसके अलावा कोई ग्रे एरियाज है। ग्रे एरियाज क्या है? कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे ना आपको कोई पुराना केस मिल रहा है, कोई जिक्र नहीं उस केस के बारे में, कोई पुराना वैसा प्रेसिडेंस नहीं है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, ना ही कोई पुराना आपका सीनियर वैसा है जिसके सामने ऐसी चीजें हुई हो, तब आप अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल करें। ठीक है। और तीसरा है कि एकदम कहीं से कुछ भी रास्ता ना हो तब कॉन्शियस का इस्तेमाल करें, और जब एकदम कुछ भी रास्ता ना हो तब आपका कॉन्शियस वही रास्ता जवाब देगा कि हाँ रिजाइन कर दो। तो पहला तो ये हो गया कि कब इस्तेमाल करें। दूसरा सवाल ये उठता है कि कितना इस्तेमाल करें, कितनी छूट दें अपने आप को अपने ज़मीर के इस्तेमाल के लिए। तो इसमें वही पीछे वाला जवाब आएगा जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया गया है कि अगर आप एकदम सर्टेन हैं, एकदम श्योर हैं, एकदम क्लियर कट आपका ज़मीर जवाब दे रहा है, तो ही उस जवाब को आप अपनी ज़िंदगी में या अपनी सर्विस में इस्तेमाल करिए। कोई फैसला लेना है ना, एकदम क्लियर अगर आपके ज़मीर ने बोला तो ही आप उसका इस्तेमाल करिए। अगर प्रोबेबल वाला केस है या फिर डाउट वाला केस है, तो प्रोबेबल वाले केस में समझिए कि आप 50-50 ले लीजिए। आप कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कुछ अपने ज़मीर के अलावा कहीं से थोड़ा बहुत और बटोरिए, चाहे वो पॉलिसी के थ्रू या फिर किसी और इंसान के थ्रू, कहीं से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बटोर के फैसला लीजिए। और अगर आप डाउटफुल हैं तो डाउटफुल वाली कंडीशन में बिल्कुल भी अपने ज़मीर का इस्तेमाल ना करें, पूरी तरीके से उसको अवॉइड करें। तो ये सारी चीज़ें थी, और लास्ट में आपके नोट्स में कुछ और चीज़ें मिलेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, मतलब अपने कॉन्शियस को कैसे बेहतर करें। तो कॉन्शियस को बेहतर करने का तरीका ये है कि आप ऐसे लोगों को पढ़ें, फिलोसफर्स को पढ़ें, थिंकर्स को पढ़ें, अपनी सोच को चौड़ा करें, ब्रॉड करें, कानूनों के बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में, संविधान के बारे में सचेत रहें, अवेयर रहें, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको लेकर अवेयर रहें, अपने अंदर अपनी वैल्यूज़ को बनाए रखें। ये सारी चीज़ें एक सजेशन होती हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, जिससे वो अपने कंसाइंस का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकें।